नमस्कार। जेबीएन टीवी से जुड़े हैं आप और मैं हूं हरीश पामटा। एक बड़ी साधारण सी बातचीत आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हालांकि बहुत जल्दी हम पॉडकास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, वो भविष्य की मांग है। और हमारा एक शुरू से ही एक प्लान चल रहा था, योजना, जो कुछ ऐसे शख्सियत कहते हैं कि जब दुनिया चमक जाती है तो चमकते सूरज को सारे प्रणाम करते हैं, लेकिन कितने अंधेरे से निकल करके वो सूरज सुबह पौ फटने के बाद आता है, कितना संघर्ष किसी की कहानी के पीछे रहता है। देखने को तो सब चीजें बड़े सामान्य लगती है, लेकिन हर चीज के पीछे कहानी होती है। बड़े साधारण शब्दों में, बहुत ही सिंपल वे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनकी तरफ कैमरा कर रहा हूं और बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। और हमें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। जो लोग एक मुकाम तक, एक सफलता के मुकाम तक पहुंचते हैं, तो हमें समझनी चाहिए, सुननी चाहिए उनकी कहानियां। क्या पता हमारे दौर में कब संघर्ष हो और संघर्ष के उस दौर में जो है वो कहानियां हमारे काम आए। तो मैं कैमरा उस तरफ, आप दोनों को बहुत बहुत नमस्ते और शुभकामनाएं। जो यूपीएससी बोर्ड अब जो है आपके क्लासेस लगेगी उसमें और चीजें भी आती हैं, तो बड़ी साधारण शब्दों में इतिहास की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा जो आप कहानी आपने सफलता की जो अर्जित की है, उस कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पहले पेज पे चलते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को किससे, तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ जब मैं तमाम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर देखे आज, तो उनको अच्छा लगा। आने वाले शायद भावी भविष्य की मांग इस तरह की चीजें, तो अतीत की तरफ चलते हैं। अभी आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगा सर। ये दौर शायद 1999 से जब आप दोनों मिले तो उसके बाद की कहानी शुरू करते हैं। बचपन में तो फिर वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। शुरुआती दौर में जब पहली बार आप दोनों की मुलाकात हुई, मेरे ख्याल से 1998 की बात। हाँ जी। तो उस टाइम आप क्या करते? मैं जनरल एक स्टूडेंट था और मास्टर्स करके आई वाज वेटिंग फॉर द कॉल गवर्नमेंट का, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स कोटे में था और मैंने जो भी क्राइटेरिया होता है स्पोर्ट्स कोटे का वो अचीव कर लिया था। तो मैं बस कॉल का वेट कर रहा था कि कॉल आएगी और आई विल बी इन गवर्नमेंट जॉब। हाँ, तो ये 99 की बात है, व्हेन वी गॉट मैरिड इन 99। उससे मैडम क्या कहते? मैं उस टाइम शिमला के एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो बस वही था, पढ़ाना इंटरेस्ट था। ट्यूशंस होती थी शाम को, दिन को स्कूल में पढ़ाती थी। वही मुलाकात थी? मुलाकात हमारी पहले हो गई थी 97 में, बट 99 आप पूछ रहे हैं तो 99 में मैं एक स्कूल में पढ़ा रही थी। उसके बाद शादी के बंधन में 99 हम पड़ोसी थे शिमला में। तो मुलाकात तो वही थी, मतलब आते जाते। तो 99 में मैरिज हुई। तो 99 में मैरिज के बाद शी हैड अ प्लान कि मुझे स्कूल चलाना है, क्योंकि मुझे शौक, हाँ उनका शौक था। जो प्लान था स्कूल का, ये आपका नहीं मैडम का? हाँ, मैडम का था ऑब्वियसली। हाँ, मैं तो गवर्नमेंट जॉब का वेट ही कर रहा था कि मैंने इनको भी बोला था कि स्कूल आप, हाँ आई विल हेल्प यू जब तक मैं जॉब में नहीं लगा, जब तक ऑर्डर नहीं। हाँ, तो मैं आपका आई विल हेल्प यू आउट और उसके बाद चलाना आपको है, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट फैमिली से तो फैमिली एक बड़ा खानदान रहा है। पहले से ही उनका नाम है, सब कुछ प्रॉपर्टी है, सब चीजें थी। हाँ जी, कोई डाउट नहीं, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि अपना बिजनेस दूसरा है? नहीं, लकीली मैंने इनको बोला कि हमें स्कूल चलाना है, और लकीली ये हुआ कि जो हमारे इनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनका भी एक सपना था। दादा दादी का उनका एक सपना था, वो चाहते थे कि हमारे पोता या कुछ भी है वो स्कूल चलाए। मुझे तब तक वो नहीं पता था। हाँ, वो मुझे तब तक नहीं पता था। तो जब मैंने डैडी से बात की, फादर इन लॉ से, तो उन्होंने भी बोला कि पिताजी का भी सपना था ये स्कूल चलाने का। तो जो ये आराधना नाम दिया गया है, तो मेरे फादर इन लॉ के द्वारा ही दिया गया है। अच्छा, हाँ, ये भी एक कहानी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आपकी लड़की का नाम है या मेरा नाम है, वो ये का नाम है। तो हमने बोला ऐसे कुछ नहीं है, आराधना पूजा है। और मुझे लगता है कि कोई भी काम पूजा का ही स्वरूप है।
और पढ़ाई तो है ही। बिल्कुल। और ये कोइंसिडेंटली आप ये देखो जहाँ पे अभी स्कूल है हमारा, दादाजी ने वही जगह चुनी थी स्कूल की। रामलीला, हाँ। उनका वही ड्रीम था कि वहाँ स्कूल चलाना है। दादाजी मतलब आज से 100 साल पहले उनके नहीं, ही डाइड इन 98 दादाजी आई थिंक 1997 या 98 में ही उनकी डेथ हुई उनके थी। जो सपना उनके जवानी में उन्होंने देखा था, ये मानते नहीं, हो? वो नहीं, वो बुढ़ापे में। बोलते थे, ये ओल्ड एज में बोलते थे, भाई साहब है कर्नल साहब, उनको बोलते थे कि आप स्कूल चलाओ। हाँ। बट वो उस टाइम जॉब में थे, तो मुझे तो तब तक भी नहीं पता था। मुझे तो बाद में पता चला जब मैंने डैडी से बात की कि मुझे ऐसे ऐसे स्कूल चलाना है, तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, ये पिताजी का सपना है। और वो जगह कोइंसिडेंटली वही थी जहाँ पे हम इसको चला रहे हैं। जहाँ अभी चला चला तो शुरुआत वहीं से हुई थी या कहीं और? नहीं, शुरुआत वहां से नहीं हुई थी, शुरुआत तो पंचरत्न बिल्डिंग से ही हुई थी। अच्छा, पंचरत्न जहाँ आज पंचरत्न बिल्ड, हाँ, पंचरत्न उसका होटल एक के फ्लोर। ऊपर एक फ्लोर पे हमने स्कूल चलाना शुरू किया था। अच्छा, पंचरत्न की भी एक फ्लोर। एक ऊपर, फ्लोर। हाँ जी। पंचरत्न का एक फ्लोर था, क्योंकि उस टाइम उस दौरान में प्राइवेट स्कूल होते थे। प्राइवेट थे, बहुत सारे स्कूल, काफी स्कूल थे। अब आपके इसमें आई डोंट थिंक नाम लेना। 6-7 स्कूल थे उस टाइम। प्राइवेट स्कूल थे काफी, हमारे इर्द गिर्द थे काफी स्कूल थे। लेकिन तो कंपटीशन जो उस दौर में आपको लगा नहीं कि हम मैं आपको बताऊं कि कंपटीशन प्राइवेट स्कूल्स का, हम विद इन प्राइवेट स्कूल कंपटीशन करते थे। वी हैड अ वेरी गुड एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। हर तरह का कंपटीशन होता था, राइटिंग, ड्राइंग, चेस, कैरम, इंडोर, आउटडोर, डेक्लेमेशन, हर तरह का कंपटीशन हम यहाँ पे करते थे। लेकिन बीच में कई स्कूल होते हैं उनको राजनीति ज्यादा करनी होती है, कोई चीज दूसरी ज्यादा करनी होती है, उनकी वजह से आज एसोसिएशन हमारी नहीं है। अदरवाइज एसोसिएशन वाज गोइंग वेरी गुड। प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन, आप हैरान? हाँ जी, हाँ जी, बहुत जबरदस्त बहुत अच्छी कंपटीशन होते चलती, थे। कंपटीशन बड़ा नेक टू नेक। और ये बहुत ही बढ़िया। हर एक स्कूल को दूसरे स्कूल में जाने का मौका मिलता था। वो वेन्यू भी अलग अलग होते थे, अलग-अलग स्कूल के वेन्यू राइटिंग अलग-अलग। एक स्कूल में हो गया, ड्राइंग दूसरे स्कूल में होगा, चेस तीसरे स्कूल में होगा। एजुकेशन में भी राजनीति चली थी। चली तभी तो टूटी। तभी एसोसिएशन। और हम आज कुछ और हाँ, हमने उसमें रोडू तो छोड़ो, हमने उसमें चढ़गांव के चढ़गांव स्कूल भी भी जोड़ा ले हुआ लिए। था। चढ़गांव के स्कूल ने भी आना शुरू कर दिया। सर ही उस टाइम उसके प्रेसिडेंट थे एसोसिएशन के। तो बीच में कई स्कूल होते हैं जिनको सिर्फ जीतना ही होता है, वो हार उनको पचती नहीं, तो फिर वो कुछ और करने लग जाते हैं। फिर इसलिए आज नहीं है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। अदरवाइज बहुत अच्छा कंपटीशन था। एक बड़े अच्छा शब्द है कि मैं भी बेहतर हूँ। ये भी फिर यहाँ तक चीजें ठीक होती है, जहाँ मैं ही बेहतर हो जाऊँ वो गलत है। एग्जैक्टली। अच्छा, शुरुआती दौर में जब आप लोगों ने कैसे शुरू किया, शुरू की कुछ जब आपने शुरू किया तो कैसा? जब हमने शुरू किया तो हमारे पास सिर्फ 10 बच्चे थे, सिर्फ 10 बच्चे। पहले तो हमारा 99 अक्टूबर में शादी हुई जी। और 1 नवंबर को हमने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया। वहां लेंटर पड़ा हुआ था, बाकी हमने कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू किया। 1-1.5 महीने में वो चला, कंप्लीट किया। उसके बाद हमें था कि अब ऐड करनी है अपनी, कैसे होगी, बट स्टिल हमने किसी से बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, वैसे ही हमने लोगों से वैसे ही बात करी, ज्यादा किसी के पास verbally बात करी। तो आई स्टिल रिमेम्बर जो पहला बच्चा था हमारा स्कूल का, वो थी पूनम डेजी जी। तो उनकी शॉप है, अभी भी है, वो मीट मार्केट में शॉप है। तो वो पहला बच्चा हमारे पास आया। तो फिर हमारे पास उस साल 10 बच्चे आए। एक साल में हमारे पास सिर्फ 10 बच्चे थे। एंड वी बोथ यूज टू हैंडल इट। शाम को रूम साफ करने, टॉयलेट साफ करने बच्चों की, तो हम खुद करते थे सारा काम। हमने कोई सब कुछ खुद कर, हमने कोई पीएन्स वगैरह कुछ नहीं रखी थी, क्योंकि बच्चे ही 10 थे। तो जिस हिसाब से इनकम होगी उस हिसाब से आदमी खर्च करेगा। तो उस हिसाब से फैमिली से भी तो नहीं, वो हमारा इंडिपेंडेंट था कि हमको खुद अपने दम पे कुछ करना है। हेल्प सबकी आगे रखा। हेल्प सबकी थी, एवरीबडी यूज टू गाइड। पर हमें ये लगता था कि जब हम कमा रहे हैं तो हम औरों से नहीं मांगेंगे, हम खुद करेंगे। तो सारा कुछ खुद खाना बनाना, खुद बनाना। सर भी सफाई करते थे, मैं भी सफाई करती थी। तो ऐसा होता था, तब हमारे पास गेट भी नहीं था स्कूल पे लगाने के लिए। तो शाम को सर की ड्यूटी होती थी, वो शाम को बलियां खड़ी कर देते थे कि कोई जानवर अंदर ना आ जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मतलब वी फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कैमरा पे तो डिस्कस नहीं होगा, हमने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में
साल 10 साल नेक्स्ट ईयर फिर हम 25 पे पहुंचे। नेक्स्ट ईयर भी हम 25 पे, छोटे स्टेप से हुई है चीज़। छोटे छोटे। आजकल तो 25-30 एक्चुअली इसके पीछे वजह ये रही कि हमने जब शुरू किया था तो हमने मिलके प्लान किया था कि हम स्कूल, आपने भी देखा होगा आज भी खुलते हैं वो सीधे 1 to 10 या कुछ, हमने स्टेप हमने जो जूनियर मोस्ट क्लास हमने जो रखी थी दैट वाज केजी। फिर हमने बोला कि केजी को ही प्रमोट करके फर्स्ट में जाएंगे तो हमारी अपर मोस्ट क्लास फर्स्ट होगी। इसी वजह से हम आगे ले गए। हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप हम बढ़े। अच्छा, और एक टाइम जब आपकी स्टाफ बढ़ाने की कब उस टाइम स्टाफ कितने तब दिमाग में आया कि बढ़ा देंगे स्टाफ? जब हम 40-45 पे पहुंच गए तब हमें लगा कि अब हमारे साथ टीचर भी होना चाहिए। पहला टीचर कौन था? पहले 2 टीचर्स आए थे, नेम नहीं लूंगी, 2 टीचर्स आए थे। अभी है? अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है हमारे पास। 2 टीचर आए थे। कर रहे हैं कहीं और जगह का? नहीं, दे आर नॉट इन रोडू। अच्छा, ठीक है, रोडू में तो नंदिता मैम है ना, हाँ, वो है नहीं। मैडम यहाँ पे थे, फुटबॉल वाले कोच थे, दीपक सर, उनकी वाइफ थी जी। नंदिता मैम। उनके वाइफ थी, शी वाज वेरी गुड। टीचर्स हमारे पास शुरू से ही बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं, वेरी टैलेंटेड, सब कुछ। तो उनको थोड़ा सा सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है, वो करना जैसे पड़ता है। बच्चों का आना जाना ट्रांसपोर्ट वगैरह कौन देखता है? उस टाइम सर यूज टू बी द, हमारे पास उस टाइम गाड़ी इतने पैसे नहीं थे कि हम गाड़ी ले सकें, पर पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आने लगी कि गाड़ी चाहिए, तो ये कि फिर हमने एक सेकंड हैंड वैन ली। अच्छा, घर वालों से फिर भी मांगा? नहीं जब आपको 4 गाड़ियां दे सकते? नहीं, हमने फिर एक सेकंड हैंड वैन ली। अच्छा, तो उसकी हमने किश्तों में हमने पेमेंट करी और सर उस गाड़ी को खुद चलाते थे, पारसा तक जाते थे बच्चों को लेकर एज अ ड्राइवर। सर गाड़ी को खुद चलाते थे, पारसा तक खुद जाते थे। साल ऑलराउंडर का ठीक है, रोल और निभाया फिर है। हमें लगा कि थोड़ा सा हमको फाइनेंस थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो मैंने इनसे बात की कि हम ना साथ में हॉस्टल शुरू करते हैं। फिर हॉस्टल भी? फिर वही उसी जगह पे हमने फिर थोड़ा, जब हमारा ये हुआ कि 45 से फिर हम नेक्स्ट ईयर पहुंच गए 80 बच्चों पे, तब हमें लगा कि यहाँ जगह कुछ कम हो रही है। तब हमने एक दिन जाके फिर रामलीला ग्राउंड वाली जगह साफ करवा के, तो भी आपकी लैंड थी? हाँ जी, लैंड थी पर वहाँ बिल्डिंग नहीं थी? बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग नहीं, वहाँ खेत था? खेत था, हाँ जी। वो साफ करवा के फिर वहां हमने एक स्टोरी तैयार करी। फिर जैसे इधर हमारे पास 4-5 कमरे खाली हुए तो हमने वहां प्लान किया कि अब हम यहाँ हॉस्टल चलाएंगे। फिर हमने हॉस्टल में हमारे पास 10-15 बच्चे आए, उससे हमें थोड़ी सी हिम्मत आई कि अब हम आगे उधर स्कूल का कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप पूरा कर सकते हैं। तो उस टाइम में खाना वगैरह बच्चों का वो हम खुद बनाते थे। अच्छा, आज आप खुद भी खुद भी काम किया है। हाँ। खाना मैं खुद बनाती थी और एक मेड रखी थी, बर्तन वर्तन और कपड़े वपड़े वो धोती थी। खाना वाना मैं खुद बनाती थी बच्चों के लिए। खाना बनाना, बच्चों को छोड़ना देना सर? फिर स्कूल जाना, सर गाड़ी ड्राइव करते थे, मैं लंच, बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह सब रेडी करना, और मेड थी वो कपड़े धोना, बर्तन धोना वो कर देती थी। तब हमने मेड रखी 4-5 साल के बाद। 5 साल तक खुद किया सारा? हाँ जी। उसके बाद मैंने 2-3 साल बस भी चलाई। उसके बाद हाँ, हमने एक बस ली महिंद्रा की, बस महिंद्रा की एक स्कूल बस ली। फिर वैन हमने, क्योंकि बच्चे थोड़े ज्यादा हो गए थे, फिर एक महिंद्रा की स्कूल बस ली। तो सर एज अ ड्राइवर सर ने खुद बस चलाई, तो मैं भी कभी भी एज अ कंडक्टर भी जाना पड़ता था। तो हम दोनों इकट्ठे जाते थे, क्योंकि सेफ्टी का सवाल था ना, सेफ्टी का। हाँ जी, सेफ्टी यू नो पैरामाउंट, बिकॉज छोटे छोटे बच्चे, पेरेंट्स किसी विश्वास से हमारे पास भेज रहे हैं तो हमें उनकी उम्मीदों पर भी खरे। ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं बच्चे, जो मैं ऑब्जर्व कर पाया। हाँ जी। बाकी मैं प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको बताऊं कि मेरी स्कूलिंग खुद भी रोडू से हुई है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि दादाजी का भी सपना था, और मुझे बाद में इसमें ऐड हुआ कि मुझे भी लगा कि हाँ, जब मैं भी पढ़ा हूं तब भी प्राइवेट स्कूल थे, तो मुझे लगा कि हाँ, तो मुझे लगा कि और कुछ बेटर हो सकता है। हमारे जो टीचर थे प्राइवेट स्कूल में अच्छे थे, ऐसा नहीं कि दे वर वेरी लविंग, और स्पेशली मुझे याद है ड्राइंग टीचर थे हमारे, मिस्टर प्रभात सर, वो स्पेशली मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे अपने साथ स्विमिंग जाते थे हम, यहाँ क्या कहते हैं, कांसाकोटी के नीचे, आफ्टर स्कूल ही यूज्ड टू टेक मी विद हिम, यू नो, स्कूल।
फिर मुझे अपने कंधे पे बिठा के स्विमिंग कराते थे वो। तो अच्छे टीचर थे, लेकिन हमको लगा कि और बड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड था स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में, दौर में गवर्नमेंट। वैसे ही था ना। हाँ, उस दौर में तो हमें भी बहुत परेशानी आई सर। कई लोग बोलते थे ये स्कूल नहीं चलेगा, ये बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, उसमें फिर बट हम हटे नहीं। हम हटे नहीं, उनका कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो कभी फैमिली की तरफ से नहीं किया कि जब सब कुछ है तो फिर हमारी और हेल्प क्यों नहीं दे रहे? नहीं, देवर डैडी बहुत ही सपोर्टिव, एवरी टाइम ही यूज्ड टू आस्क कोई जरूरत है, नहीं अब हम खुद करेंगे सारे, ऐसा कुछ नहीं है। काफी मांग को आगे रखा, हाँ, क्योंकि अपनी संघर्ष खुद पर। संघर्ष खुद पे। और उसके बाद जब धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती गई, 9th 10th इतनी चीजें की, फिर स्टाफ की जो परमानेंट होंगे या फिर बड़े लेवल पे आपने स्टाफ की भर्ती कौन से सन में की? हमने करी 2007 में। तो 8 साल लग गए आप? हाँ जी, 8 से 9 साल लग 8 से 9 साल लगे। हाँ जी, चीजों को स्टैब्लिश करने में। फिर आप ये देखो कि जैसे जैसे हमारा जब फर्स्ट बैच 10 मैट्रिक का आया, तो हमको ये लगा कि रोडू में मतलब हम ऐसा कुछ दे सकते हैं। अदरवाइज आप देखो, जब भी रिजल्ट आते हैं बोर्ड के, उसमें जो टॉप करते हैं बच्चे वो हमेशा लोअर हिमाचल से होते हैं। तो हमने उस साल हमने कोशिश करी, और मैं आपको बड़े मतलब गर्व से आज कहना चाहता हूँ कि उस साल हमारा बच्चा फर्स्ट 20 में आया। फर्स्ट जब पहला बैच था, हमारा बैच था वो गगन चौहान, कृति नागदा, आदित्य शर्मा, अनुराग शर्मा। हाँ, क्योंकि वो बैच में हमने बहुत मेहनत करी। क्योंकि उस बैच पे वो बच्चे, जैसे जनवरी में छुट्टी होती है तो हम दोनों ने उन बच्चों को अपने पास रखा, घर पे रखा। दिन रात जहां भी जाना है साथ ले जाना है, पढ़ाना है, खाना खुद बनाना है, सब कुछ हम उनके लिए खुद करते थे। हमने हमारे ही बच्चे हैं ना, जो हमारे पास है वो हमारे ही बच्चे हैं। फिर हमें रिकमेंडेशन लेटर भी आया बोर्ड से आया था। ये कॉन्ग्रेचुलेटेड अस कि भाई आपका जो बच्चा है गॉट फर्स्ट 20 में आया आपका बच्चा। तो उसके बाद आप देखोगे उसके एक या 2 साल बाद हमारे बच्चा जो है वो हिमाचल में सेकंड आया। 2-3 साल, 3-4 साल बाद। हाँ, वो आप उसके बाद तो हमारे, हाँ, उसके बाद तो आप देख रहे हो रोडू में बहुत ही मतलब हम इस बोलने में नहीं हिचकिचाएंगे कि रोडू में जो एजुकेशन की फील्ड में कंपटीशन आया, इट इज ड्यू टू आराधना ओनली। ठीक है, हम मुझे ये लगता है कि इस वजह से, अदरवाइज हमने उससे पहले कभी नहीं सुना था कि बोर्ड में रोडू वालों ने टॉप किया, या बोर्ड में रोडू वाला फर्स्ट 10 में रहा या 20 में रहा। परसेंटेज में भले ही रहता होगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, परसेंटेज तो आती, लेकिन एक जो बोर्ड का जो टॉपर होता है या फर्स्ट 10, उसके पीछे वो अपने बच्चों या अपने घर में रखना, प्रॉपर कमांड आ जाती है ना। तो ऐसे पेरेंट्स ही आप काम करते थे उनके। नहीं, फिर वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन भी होता है, उनका टाइम टेबल भी बनता है कब पढ़ना है। ऐसा नहीं, हमारे, मैं आपको बताऊं पामटा जी, रोडू के बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उनको स्ट्रीमलाइन करने की प्रॉब्लम है। उनको आप उनका टाइम टेबल बनाने की प्रॉब्लम है। उनको आप बताने की हमें उनको बताना है कि आपने कब क्या करना है। और चीजें तो क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स से बात की, शिक्षा के लेवल में सब बच्चे कहते हैं कि तब तक अपना विजन है। सारे स्कूलों के अपने अच्छा लगता है, जितना हमारा एजुकेशन अब एडवांस होगा, रोड में अच्छा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम आता है, आपको कैसा फील होता है जब कहते हैं कि भाई संस्कारों के मामले में और डिसिप्लिन के मामले में आराधना के बच्चे काफी आगे रहते हैं? अच्छा लगता है, क्योंकि हमने नींव ऐसी हम बच्चों के डालते हैं। हम स्कूल में हम नहीं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं, बच्चे नमस्ते करते हैं, वो पैर छूते हैं। अब तो ये हाल है कि एक बच्चा दिन में 10 बार पैर छूता है, जबकि हमें उनको खुद मना करना पड़ता है, बेटा एक बार, दिन में एक बार, फिर से ना, है ना। तो कुछ एक चीजें पेरेंट्स ऑब्वियसली उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्कूलों में भी अगर ये चीजें शिष्टाचार की शुरू हो जाएं, हाँ जी, शुरू के 7-8 साल में बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज्यादा। कहते थे कि राधना में कुटाई ज्यादा होती,
मैं भी शायद इसलिए बोलता हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, पर धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद स्ट्रिक्ट भी इनका ये नहीं था कि कोई कुटाई डरते थे होती वैसे थी, बट ये हाँ आवाज से वैसे ही डर रहा। मतलब बच्चे तो बच्चे, टीचर्स भी सर, टीचर्स भी, तो टीचर्स का भी यही था कि जो तब के टीचर्स अभी भी हमारे पास हैं, तो वो बोलते हैं मैम जब हम शुरू में आए थे ना तो हमें नहीं लगा था कि हम 1 साल से ज्यादा आपके पास रह सकते हैं, सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, बट बोलते आप बहुत चेंज हो गए हैं, बट सर अब जनरेशन ऐसी है कि जनरेशन के साथ यू कांट बी दैट मच स्ट्रिक्ट, नहीं रह सकते आप वक्त के साथ। सबसे इमोशनल और भावुक करने वाला ऐसा कौन सा पल है जिसको अगर आप आज भी आप सोचते होंगे तो आंखें नम होती होगी, बड़ा इमोशनल फील करते होंगे, ऐसा कौन सा समय रहा है? बच्चों का ऐसा कौन सा बच्चों का आज भी आप बड़े हाँ। फील करते हैं? हमारे एक काफी अच्छा बैच था 10th का, क्योंकि 10th के बाद बच्चे चले जाते हैं, और जब उनकी ये जो फेयरवेल होती है उसमें हम बहुत रोए। फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट वाला बैच नहीं था वो शायद 3rd या 4th बैच था। विशाखा शिवानी का बैच उनके था, साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी, बिकॉज वो बच्चे मतलब उनको आप कोई भी काम दे दो आफ्टर स्कूल भी, बहुत ही अच्छा बैच था, और दे वर सो गुड इन स्टडीज ऑल्सो, एक्स्ट्रा करिकुलर, खेलने में, पढ़ाई में। ईशानी, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि आज भी बहुत सारे पेरेंट्स खेल को जो है वो पढ़ाई का ये मानते हैं कि इसमें टाइम वेस्ट होता है, बट हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो बच्चे हमारे अच्छे खेल में रहे हैं वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे रहे हैं, और आज वो दे आर वेल सेटल्ड, बहुत अच्छा करने लगे। वो उनकी इमोशनल बहुत पूरा, कौन से समय की बात? अब ये मुझे ईयर नहीं याद, पर बहुत ही इमोशनल पूरा हॉल, मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स वहाँ थे, टीचर पेरेंट्स भी बुलाए थे हमने, पेरेंट्स रो रहे थे, टीचर्स रो रहे थे, बच्चे तो पूछो मत। हाँ, अब इनका तो खैर लेडीज तो बहुत सेंसिटिव होती हैं इन मामलों में। मैं खुद, अब मुझे याद आ रहा है, मैं बहुत फूट के रो रहा था। निकिता, मतलब बहुत थे बच्चे ना, याद नहीं आ रहे नाम, और इतनी उनसे अटैचमेंट थी। उसके बाद जब सक्सेसफुल जर्नी शुरू हो गई जी, उसके बाद भी जो सीबीएसई की तरफ जहाँ हम बैठे हैं जी, इस बिल्डिंग में, मैं भी देख के अच्छा लगा मुझे, और मैं हैरान खुश दोनों, इतनी बड़ी बिल्डिंग बहुत जल्दी समय में तैयार कर। सर 2 साल में बनाई हमने। हाँ जी, इम्पॉसिबल सा टास्क। हाँ बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि जब आदमी कुछ बड़ा सोचता है और अगर आपकी नीयत साफ है तो नियत ही आपके साथ जुड़ जाती है। बिल्कुल। और इसमें मैं कैसे दिमाग में आया कि सीबीएसई की? सर जब भी कोई भी कंपटीशन होता था ना, जैसे हमारे इंटर स्कूल होते हैं, अंडर 14 होता है, अंडर 17 होता है, और स्पेशली हमारा बेटा शूटिंग में जाता था सर के साथ, पूछते थे आप लोग क्या करते हैं, स्कूल चला रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड है, मतलब मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन ये रहता था, सीबीएसई स्टेट बोर्ड, सीबीएसई स्टेट बोर्ड। तो हमें लगता था कि एवरीबडी इज आफ्टर सीबीएसई, सीबीएसई क्यों भाई, सीबीएसई। तब हमारे दिमाग में आया कि एक दिन ड्रीम रखा है कि एक दिन हमको एक स्कूल बनाना है जो सीबीएसई एफिलिएटेड हो। बड़ा संघर्ष रहा है। हाँ, संघर्ष हमने पहली बार कोशिश की 2008 में। मैं वही बात कहना चाह रहा था कि 2008 जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वहाँ भी हमने कोशिश करी हमने थी, वहाँ पे कोशिश करी थी। उस टाइम सीबीएसई के नॉर्म ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। उस टाइम आपको एक फॉर्म भरना है और टीम आती थी, आपको इंस्पेक्ट करती थी। तो लेकिन वहाँ पे भी कुछ एक रीज़न रहे जो वहाँ पे सीबीएसई एप्लीकेशन नहीं मिली। उसके बाद फिर हमने प्लान किया कि नाउ वील हैव टू गो फॉर डिफरेंट लैंड, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिर ये प्लान किया, और इसका फ़ायदा ये है सर कि यहाँ पे हर एक चीज़ सीबीएसई बोर्ड के नॉर्म्स से है बनी है। तो उसमें फिर आप वो कंजस्टेड और ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि वो नॉर्म्स के हिसाब से बनती हैं। तो फिर सारी चीज़ें देखने में भी अच्छी लगती हैं और यूज़ करने में भी अच्छी लगती हैं। इस सीबीएसई एफिलिएशन मिलने के पीछे हमारे स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, जिन्होंने दिन रात काम किया कि ये काम हो जाए। तो एवरीबडी वाज
मतलब कि आपने हमें जो चाहिए सपना देखा उसको साकार करने के लिए पूरा परिवार पूरा परिवार। हाँ, पूरा परिवार लगा रहा। और जिस दिन हमें मैसेज आया कि एडमिशन एफिलिएशन हैज बीन ग्रांटेड, तो मतलब हम खड़े होके समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हाँ। बॉडी पे गूज बम्स आ रहे थे, मतलब रोने को दिल कर रहा था। और अपना जो मैदान रामलीला मैदान में मैदान। हाँ, फिर हमने वहाँ मुझे कॉल आया वहाँ पे जाके पड़ोस में क्या हो रहा क्या है, हो रहा है? मैंने आपसे पूछा, आपने कहा। हाँ, हाँ, बस नहीं, वो वो बहुत एक, इमोशनल मोमेंट थी, सारे स्टाफ के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट थी। बट मेहनत हमने बहुत की, रात को 11-12 बजे तक स्कूल में रह के कागज रेडी करने। और सर यहाँ पे होते थे, मैं यहाँ होती थी कंस्ट्रक्शन, और स्पोर्ट्स टीचर्स हमारे यहाँ आके प्लान करना, ऐसे करना वैसे करना। किसी ने डॉक्यूमेंटेशन संभाली थी, किसी ने कुछ संभाला था, तो हो गया। और पेरेंट्स का बहुत बड़ा कॉपरेशन रहा कि उन्होंने बहुत कॉपरेट किया कि हमने कुछ भी है कि थोड़ा मतलब चल रहा है, स्कूल में कुछ नहीं हुआ, तो पेरेंट्स ने बहुत कॉपरेट किया हमें। इस चीज के लिए हम पेरेंट्स का भी बहुत धन्यवाद करेंगे। आने वाले समय के लिए, क्योंकि सपने जब बड़े हो जाते हैं तो आदमी की उड़ान और ज्यादा हो जाती है। आने वाले कल के लिए क्या बात है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये प्लानिंग मैडम से पूछूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में ये है कि रोडू में स्पेशली अपर शिमला में हम एक ऐसा एजुकेशन देना चाहते हैं ना कि पूरा डिफरेंट हो, कि कुछ हटके हो सबसे, कि सब कुछ एक छत के नीचे बच्चों को मिल रहा है। और सबसे पहले बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि बस नशे से दूर रहें, बस अपना फोकस रखें, पढ़ाई नहीं है तो स्पोर्ट्स, और दोनों चीजों में भी हो तो ज्यादा बेटर है। और मतलब आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कुछ अलग से करना चाहती हूँ, और ये भी जल्दी ही करेंगे, हम 100% करेंगे। देखो यहाँ से आप देखो, यहाँ रोडू में ऑप्शन नहीं था बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास। 10th करके बहुत सारे बच्चे लोअर हिमाचल जा रहे हैं, तो हमारा प्लान वो है कि यहीं पे बच्चों को जो भी 10th 12th के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां हैं, उसके लिए भी यहाँ पे भी हम बैच जल्दी शुरू करने का प्लान है। टीचर्स हायर करेंगे हम डिफरेंट फील्ड्स के, यहाँ पे भी कोचिंग शुरू करेंगे बच्चों के लिए, वो यहाँ पे भी हो सकता है। तो ऐसा प्लान है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। अभी आने वाले टाइम के लिए तो वी आर स्टार्टिंग 10+1 इस साल हम मतलब वही नीति जो पहले से है, हाँ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्लासेस प्राइमरी लेवल से लेंगे या फिर 6th ऑनवर्ड? 6th के बाद, हाँ जी, 5वीं तक जो वही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे शुभकामनाएं, धन्यवाद। और हमारा ट्रांसपोर्ट रहेगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का एक नॉमिनल सा चार्ज रहेगा। कई बार होता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, या कहीं से बाहर से खबरें आती हैं कि ज्यादा होगा, ये कुछ नहीं होगा, नॉमिनल से चार्जेस होंगे। वो हमारी पेरेंट्स से बात हो चुकी है, पेरेंट्स से बात भी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होंगे उसमें रिगार्डिंग। मतलब अब इसको जो सपना है आप इसको पारिवारिक रूप से जोड़ते हैं चीजों को, पेरेंट्स या बच्चों के साथ आपकी कन्वर्सेशन ऐसी रहती है। उम्मीद करते हैं आने वाले कल में आपका सपना और बड़ा हो, आपके बड़े सपनों के साथ रोडू का विकास हो, यहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में। हमारा मेन जो मोटिव है वो यही है कि रोडू के बच्चे देश दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर पाएं। यही हमारा जो शिक्षा जो देने का मेन उद्देश्य है। आप देखो यहाँ से रोडू के आराधना स्कूल से ही हमने अभी 3-4 बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे वॉलीबॉल में है, शूटिंग में है, फेंसिंग में है। ये हम यहीं पे हमारे पास ही पढ़े हैं, उनकी नींव यहाँ रखी गई। इस साल भी हमारे 7-8 बच्चे नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, नेशनल्स के लिए जा रहे हैं, अंडर 14 स्कूल SGFI के लिए जा रहे हैं। हर एक फील्ड में, हर एक गेम में हम एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं बच्चों को, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी और इसमें हम सक्सेसफुल होंगे। जाते जाते एक और सवाल, क्योंकि आपने कहा था कि एक एसोसिएशन बनी थी प्राइवेट जी, और अच्छा चला था, राजनीति आई, दौर आया, परिवर्तन आया, नई चीजें एडजस्ट कर पाए। आज भी ऐसा कुछ देखते हैं कि सारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल मिलकर के अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सके, सब चीजों को, अपने निजी स्वार्थों को, निजी चीजों को पीछे छोड़ करके एक नए कदम से शुरुआत की जा सकती है और बेहतर समाज के लिए बिल्कुल की जा सकती है। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने हमेशा कई बार बोला है, जो भी हमारे टच में हैं, जो भी प्रिंसिपल्स, मैंने उनको बोला है कि लेट अस स्टार्ट वंस अगेन। इसमें क्या हुआ, जिसने नहीं आना है वी कैन कीप देम आउट। लेकिन जब एक किसी एरिया का, जब किसी एक
जगह का कोई बच्चों का पेरेंट्स का कोई के लिए एक अच्छी शुरुआत है और उनका भला हो रहा है, उसमें कॉम्पिटिटिवनेस उनमें आ रही है, तो अच्छे के लिए सब करना चाहिए। यही तो सब स्कूलों का उद्देश्य है। आप लोगों से बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीजें जानने को मिली कि कैसे अगर आपके पास सब चीजें हैं भी, अगर आप अपने संघर्ष की कहानी को लिखना जानते हैं तो फिर बाद में वो एक अलग ब्रांड बन जाता है नाम, और पूरा वक्त सबकी जिंदगी में आता है। हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन से चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता है आपको। आखिर में मैं सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपका भी धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू।